नमस्कार विद्यार्थियों, शेखावटी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हमने पिछले वीडियो में नज़र डाली थी राजस्थान की सिंचाई और पेयजल पर। उसके अंतर्गत राजस्थान में हमने लिया था बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं में हमारा चल रहा था इंदिरा गांधी नहर। देखिएगा, अब राजस्थान सरकार की तरफ से अपने 12th आर्ट्स का जो टाइम टेबल है वो जारी कर दिया गया है। बच्चों के चेहरे पे एक खुशी की लहर। यहाँ आपको मैं बता दूं, उन्हीं बच्चों के चेहरों पे खुशी है जो पढ़ रहे हैं लगातार, और जो ये चाहते हैं कि ऐसे ही है, चलता है, वो है। हजार तरीके से जो सोचते हैं वो वैसे ही सोचते रहेंगे। उनकी तरफ हमें जाना भी नहीं है, हमें अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। इस कोर्स के अंदर, 12th क्लास के इस कोर्स के अंदर अब ये जो आगे के आज से लेकर जो 17 दिन आपके हैं, ये 17 दिन आपका मार्कशीट में ज्योग्राफी नंबरों में एक बड़ा चेंज लाने वाले हैं। लेकिन उसके लिए आपको इसके साथ जुड़ा हुआ होना जरूरी है। आपके लिए कौन से प्रश्न आएंगे, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, आपको किस तरह पेपर करना है, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। यानी कि ये जो दिन है, ये दिन भूगोल विषय पर आपके लिए स्पेशल है। और वो आपके लिए स्पेशल किस प्रकार होंगे, कैसे बनेंगे, वो बनाने वाला मैं हूं। इसलिए आपको इस पर ज्यादा से ज्यादा क्या रखनी है, नजर रखनी है। यहाँ इंदिरा गांधी नहर के बारे में कुछ रह गया था। इसके बाद आएगी माई बजाज सागर परियोजना, और उसके बाद है चंबल परियोजना। यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना, माई बजाज सागर परियोजना और चंबल परियोजना, इन तीनों परियोजनाओं से संबंधित प्रश्न हर साल आता है और आएगा, ये अपनी गारंटी। तो ये नहर कंप्लीट होगी, उसके बाद हम लेंगे माही बजाज सागर परियोजना, उसके बाद हम लेंगे चंबल परियोजना। इनके अलावा राजस्थान में अन्य कौन सी परियोजनाएं हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। राजस्थान में कौन सी नदियां हैं, कौन सी झीलें, क्योंकि थोड़ा थोड़ा उनके बारे में भी दिया गया है। कई बार क्या होता है, छोटा 1 नंबर का प्रश्न आ जाता है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद आपका किस प्रकार का पेपर आएगा, कौन से प्रश्न आने की संभावना है, ये सारी बातें होंगी। ये सब कुछ आपके लिए स्पेशल होगा। उसके लिए आपको इस विषय के साथ, मेरे साथ जुड़ा हुआ होना बहुत जरूरी है। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूं। देखिए, कई बार क्या होता है, हम अपनी जगह पर सही होते हैं, हम सब कुछ सही करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जिनमें हमारी कोई गलती नहीं होती, फिर भी हमें उनसे गुजरना पड़ता है। तो ऐसे वक्त में हमें अपना पेशेंस नहीं खोना चाहिए। हमें अपना पेशेंस बिल्कुल नहीं खोना चाहिए। हमें सतर्कता से, सहनशीलता से अपने जीवन के पथ पर अग्रसर रहना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। जैसा कि आप जगत जननी मां सीता से सीखे। मां सीता के पतिदेव भगवान थे, और जो दशरथ थे वो भगवान के पिता, जो सीता माता के क्या थे, ससुर थे। और सीता माता के जो पिता थे वो बहुत बड़े विद्वान थे, ये आप जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने 14 वर्ष जंगलों में बिताए। वो भी कह सकती थी कि मुझे महलों में रहना है, लेकिन नहीं। तो यहां मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हमें विकट परिस्थितियों में भी अपना पेशेंस नहीं खोना चाहिए। हमें अपने खुशी के साथ स्वास्थ्य को ठीक रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मैंने आपको बताया था इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है, कितने चरणों में इसका विकास हुआ, राजस्थान में यहाँ कहाँ प्रवेश करती है, कितनी इसकी लंबाई है, कितनी इसकी गहराई है। इन सब बातों पर पिछले वीडियो में चर्चा हुई थी। लेकिन इसमें कई बार प्रश्न आता है कि इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहरें कौन कौन सी हैं, उसकी शाखाएं कौन कौन सी हैं। ये प्रश्न बहुत बार आता है, तो इसमें इस प्रश्न पे हम अब चर्चा करते हैं।
तो इंदिरा गांधी नहर में एक तो है शाखाएं, एक है लिफ्ट नहरें, लिफ्ट नहरें, ये दो चीज है। इसकी शाखाएं तो है 9, कितनी है 9, और इसकी लिफ्ट नहरें हैं वो कितनी है 8, ये दो है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये शाखा है और ये लिफ्ट नहरें क्या है, इनमें क्या अंतर होता है, ये आप यहां पर सोच रहे हैं। जैसे मान लो ये एक मुख्य नहर है, इसमें जल आ रहा है, अब ये जरूरी थोड़ी है कि इस नहर से यहां पर पाए जाने वाले खेतों में सिंचाई हो जाएगी। इसके लिए क्या करनी पड़ेगी, यहां से छोटी छोटी लिफ्ट नहरें निकाली जाएंगी। क्या निकाली जाएंगी, लिफ्ट नहरें। अब ये जिस क्षेत्र में निकलेंगी, जैसे मान लो ये बीकानेर क्षेत्र में निकल रही है, कहां निकल रही है, बीकानेर क्षेत्र में। अब बीकानेर क्षेत्र में ये तो नहीं है कि एक खेत है, वहां पर अनेक सारी भूमि है, खेत है, टुकड़े, तो यहां से फिर छोटी छोटी इसकी क्या होंगी, शाखाएं होंगी। ये शाखाएं क्या है, जिले भर को कवर करेंगे। जैसे यहां एक शाखा है जिसका नाम है अनूपगढ़, ये एक इसकी शाखा है, ये अनूपगढ़ शाखा है। ये अनूपगढ़, बीकानेर और आपका गंगानगर इस क्षेत्र में सिंचाई उपलब्ध करवाती है। और ये जुड़ी हुई किससे है, ये जुड़ी हुई है बीकानेर लूणकरणसर लिफ्ट नहर से। यहाँ इसका जो नया नाम है वो नया नाम क्या है, कामरसेन लिफ्ट नहर। और ये इस इंदिरा गांधी नहर की सबसे लंबी लिफ्ट नहर है और उसकी लंबाई मैंने उस दिन आपको बताया था कितनी है, 151 किलोमीटर। तो अब देखो, आपसे अगर ऐसा पूछे कि इंदिरा गांधी नहर की शाखाएं कितनी है, कई बार आधा नंबर का प्रश्न आता है, आपको आंसर क्या देना है, 9। या आपसे ये पूछे कि इंदिरा गांधी नहर की शाखाओं के नाम लिखे, तो ये 9 शाखाएं मैं यहां बता रहा हूं, वो आप लिख सकते हैं। इस प्रकार आप कड़ी से कड़ी जोड़कर तैयारी करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अब देखो, हम इसकी पहले तो यहां लिखते हैं क्या, शाखाएं। शाखाएं मैंने आपको बता दी, इसकी 9 शाखाएं। पहली शाखा है सूरतगढ़, दूसरी है अनूपगढ़, तीसरी इसकी शाखा है उसका नाम है रावतसर, चौथी है दातोर, पांचवी पुंगल, छठी चारणवाला, सातवीं, आठवीं, नवीं, सागरमल, गोपा। तो इंदिरा गांधी नहर की ये 9 शाखाएं होगी, सूरतगढ़ शाखा, अनूपगढ़ शाखा, रावतसर शाखा, दातोर शाखा, पुगल शाखा, चारणवाला शाखा, बिरसलपुर शाखा, शहीद बीरबल शाखा और सागरमल गोपा। ये आपसे अगर पूछता है कि इंदिरा गांधी नहर की शाखाएं कितनी है, 9 शाखाएं हैं, 9 शाखाओं के ये नाम है। अब देखो यहां पर एक बात और क्लियर मैं कर देता हूं, सूरतगढ़ और अनूपगढ़ ये 2 शाखाएं हैं, ये किस जिले में हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा, गंगानगर। क्या आंसर आएगा, गंगानगर। और यदि आपसे पूछे रावतसर एकमात्र, इसका आंसर क्या आएगा, हनुमानगढ़। अगर आपसे ये पूछे कि रावतसर शाखा है ये किस जिले में है, तो आपका आंसर क्या आएगा, हनुमानगढ़। दातोर, पुंगल, चारणवाला और बिरसलपुर ये जो चारों शाखाएं हैं, ये चारों शाखाएं कहां पर हैं, बीकानेर में। कहां पर हैं, बीकानेर में। और शहीद बीरबल और सागरमल गोपा ये 2 शाखाएं हैं, ये 2 शाखाएं कहां पर हैं, ये आपकी आएंगी जैसलमेर में।
कहां पर आएंगी? जैसलमेर में। तो कुछ समझ में आया? एक बार रिपीट करता हूं। इंदिरा गांधी नहर शाखाएं कितनी? 9। सूरतगढ़, अनूपगढ़, रावतसर, दातोर, पुंगल, चांदवाला, बिरसलपुर, शहीद बीरबल और सागरमल गोपा। ये आप इसकी 9 शाखाएं लिख सकते हैं। सूरतगढ़, अनूपगढ़ ये कहां पर आएंगी? गंगानगर में। रावतसर कहां पर आएगी? हनुमानगढ़ में। और दातोर, पुंगल, चांदवाला और बिरसलपुर ये कहां पर आएंगे? आपकी बीकानेर में। और शहीद बीरबल और सागरमल गोपा ये कहां आएंगे? आपकी जैसलमेर में। कई बार ये प्रश्न भी आता है कि इंदिरा गांधी नहर के अंतर्गत जो शाखाएं हैं, ये सर्वाधिक शाखाएं किस जिले में? तो आप उसका नाम लिख सकते हैं। क्या नाम है? बीकानेर। तो ये तो इसकी शाखाओं की बात होगी। अब हम इसकी लिफ्ट नहरों की बात करेंगे। तो इसकी जो लिफ्ट नहरें हैं वो हैं 8। कितनी लिफ्ट नहरें इसकी? 8। पहली जो लिफ्ट नहर है उसका नाम है गंदेली साहिबा लिफ्ट नहर। दूसरी बीकानेर लूण करणसर लिफ्ट नहर। तीसरी वांगड़सर लिफ्ट नहर। चौथी गजनेर लिफ्ट नहर। पांचवी कोलायत लिफ्ट नहर। और आपकी छठी आएगी हलोदी लिफ्ट नहर। सातवीं आपकी आएगी पोखरण लिफ्ट नहर। आठवीं आपकी आएगी जोधपुर लिफ्ट नहर। तो आपने यहां देखा इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहरें कितनी है? 8। पहली का नाम है गंदेली साहवा लिफ्ट नहर। दूसरी आपकी बीकानेर लूणकरणसर लिफ्ट नहर। तीसरी आपकी वांगड़सर लिफ्ट नहर। चौथी गजनेर लिफ्ट नहर। पांचवी कोलायत लिफ्ट नहर। छठी फलोदी लिफ्ट नहर। सातवीं पोखरण लिफ्ट नहर और आठवीं जोधपुर लिफ्ट नहर। आपके 12th क्लास आर्ट्स में इस टॉपिक के अंतर्गत इन्हीं 8 लिफ्ट नहरों का वर्णन किया गया है। अब देखो, आप कई बार सोचते हैं कि मेरे 100 में से 80 आए, उसकी 100 में से 100 आए। क्यों उसके 100 में से 100 क्यों आते हैं? क्योंकि वो कुछ एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। दुनिया में हम भेड़ चाल चलेंगे तो हमें सफलता तो मिल सकती है, लेकिन हम सफलता को सही मायने में प्राप्त नहीं कर सकते। सफलता को सही मायने में हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम दुनिया से हटकर चलेंगे। जैसा कि आपसे प्रश्न में पूछ लिया कि इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहरों के नाम बताइए, आपने उसको ऐसे उतार दिया। ये मान लो 2 नंबर का प्रश्न है। कितने नंबर का है? 2 नंबर का। अब अगला एग्जामिनर चेक करने वाला, आप उस पर डिपेंड करता है कि वो 2 में से 2 देता है या इसमें वो आपके नंबर काट भी सकता है। अगर आप उस पर चैलेंज कर देते हो कि मैंने ये 8 के 8 नाम लिखे, मेरे 2 नंबर में से पूरे क्यों नहीं दिए, तो वहां पर वो अपने जवाब में ये लिख सकता है कि उस बंदे ने ऐसा लिखा है, ये शब्द मेरे समझ में नहीं आया। अब आपको जो एक्स्ट्रा करना है वो मैं बता रहा हूं। यहां पर एक्स्ट्रा क्या करना है, हमें देखना है कि ये जो गंदेली साहवा लिफ्ट नहर है, इसका कोई नया या पुराना नाम तो नहीं, इसमें कोई चेंज तो नहीं हुआ। हाँ, चेंज हुआ है और उसी चेंज को हमें यहां पर क्या करना है, नोट करना है। अब देखो, आपको पता है कि गंदेली साहवा लिफ्ट नहर का कोई नया नाम है तो आप आगे ऐड कर दीजिए। एग्जामिनर चेक करने वाले के दिमाग में यही बात आएगी कि हाँ, बंदे ने एक्चुअल में तैयारी की है, सही में तैयारी की है। आप सीधा रटा रटा ऐसे लिखोगे तो वो इतना प्रभावित नहीं होगा। तो इसी बात पर हम आगे बढ़ते हैं। जो गंदेली साहवा लिफ्ट नहर है उसका जो वर्तमान में जो नया नाम है वो नया नाम है चौधरी
कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर। तो गंदेली सावा लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर। दूसरी है बीकानेर लूणकरणसर लिफ्ट नहर। ये इंदिरा गांधी नहर की प्रथम लिफ्ट नहर है। ये ध्यान में रखना, कई बार पूछ सकता है कि इंदिरा गांधी नहर की प्रथम लिफ्ट नहर कौन सी है? तो उसका आंसर आएगा बीकानेर लूणकरणसर लिफ्ट नहर। और इसका जो नया नाम है वो नया नाम है कुंवर सेन लिफ्ट नहर। और ये मैंने आपको पूर्व में भी बताया था, ये जो नहर है ये इंदिरा गांधी नहर की सबसे लंबी क्या है? लिफ्ट नहर है। वांगड़सर लिफ्ट नहर ये बीकानेर में है। उसके बाद है गजनेर लिफ्ट नहर। गजनेर जो लिफ्ट नहर है इसका भी नाम चेंज कर दिया गया है। इसका नया नाम है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। उसके बाद आपका आता है, सॉरी बांगड़सर रह गया, इसका जो नया नाम है वो है वीर तेजाजी। वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, इसका नया नाम वांगड़सर लिफ्ट नहर का नया नाम है वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। इसके बाद आपका आता है कोलायत डॉक्टर करणी सिंह। कोलायत लिफ्ट नहर का जो नया नाम है वो है डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर। उसके बाद फलोदी लिफ्ट नहर और आपकी है पोखरण लिफ्ट नहर और जोधपुर लिफ्ट नहर। फलोदी का भी विद्यार्थियों नया नाम, इसका भी नया नाम है वो है गुरु जमेश्वर, गुरु जाम्बू जी के नाम पर फलोदी लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? गुरु जमेश्वर लिफ्ट नहर। और विद्यार्थियों आपका पोखरण जो लिफ्ट नहर है जैसलमेर में है, ये इसका भी नया नाम आ गया है वो है जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। तो पोखरण लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। और जोधपुर लिफ्ट नहर है, इसका आधुनिक जो नया नाम है वो है राजीव गांधी। क्या नाम है? राजीव गांधी लिफ्ट नहर। तो आपने यहां देखा इंदिरा गांधी नहर की 8 लिफ्ट नहरें, गंदेली सावा लिफ्ट नहर, बीकानेर लूणकरणसर लिफ्ट नहर, वांगड़सर लिफ्ट नहर, गजनेर लिफ्ट नहर, कोलायत लिफ्ट नहर, फलोदी लिफ्ट नहर, पोखरण लिफ्ट नहर और जोधपुर लिफ्ट नहर। गंदेली सावा लिफ्ट नहर का नया नाम चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर, बीकानेर लूणकरणसर का कुंवर सेन, वांगड़सर को वीर तेजाजी, गजनेर को पन्नालाल बारूपाल, कोलायत को डॉक्टर करणी सिंह, फलोदी को गुरु जम्बेश्वर और पोखरण को जयनारायण व्यास और जोधपुर लिफ्ट नहर को राजीव गांधी लिफ्ट नहर। तो ये इस प्रकार आप लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और इसका जो लास्ट टॉपिक है इंदिरा गांधी नहर का वो यहां पर हम देखते हैं। कई बार क्या है आपसे पूछ लिया जाता है कि इंदिरा गांधी नहर का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये मैंने आपको पूर्व में बताया भी था, आज दोबारा बता रहा हूं। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई एवं पेयजल उपलब्ध करवाना। कई बार क्या होता है
कि सीधा प्रश्न पूछ लेता है कि इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो आपको आंसर लिखना है इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख उद्देश्य पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई एवं पेयजल उपलब्ध करवाना है। अब इस नहर के बारे में एक छोटी सी बात और रह गई है, वो ये है कि कई बार पूछता है, बहुत बार आता है कि राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से कितने जिलों को लाभ मिल रहा है। तो कितने जिलों को लाभ मिल रहा है, तो आपका आंसर आएगा 9 जिले। कितने जिले? 9 जिले। यानी इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान के 9 जिलों को सिंचाई एवं पेयजल उपलब्ध हो रहा है। और वे जो 9 जिले हैं उनका नाम मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूं। हम ऊपर से चलेंगे और नीचे समुद्र की ओर आ जाएंगे। अगर हमें तैरना आएगा तो हम समुद्र से तैरकर बाहर आ जाएंगे, कहने का मतलब इसमें अपना काम कर जाएंगे। और अगर हमें तैरना नहीं आता है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन रहता है, डूबना। और डूबने का मतलब कि मार्कशीट में कुछ लाल होना। तो देखो, पहला जो जिला है वो है गंगानगर। क्या है? गंगानगर। दूसरा हनुमानगढ़। तीसरा आपका चूरू। चौथा बीकानेर। पांचवा झुंझुनू। आपका छठा जोधपुर। आपका सातवां नागौर। आठवां जैसलमेर। नौवां बाड़मेर। यानी इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान के 9 जिलों को फायदा हो रहा है। और वो 9 जिले हैं, पहला गंगानगर, दूसरा हनुमानगढ़, तीसरा चूरू, चौथा बीकानेर, पांचवा झुंझुनू, छठा जोधपुर, सातवां नागौर, आठवां जैसलमेर और नौवां बाड़मेर। ये 9 जिले हैं, इनको इंदिरा गांधी नहर से क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। एक बार देखिएगा, मैंने आपको पूर्व में भी बताया था, अभी भी बता रहा हूं कि अगर इंदिरा गांधी नहर के बारे में आपको क्वेश्चन आता है बड़ा, तो आप उसको टुकड़ों में बांटकर, जैसे टुकड़ों में कैसे बांटोगे? पहले तो इसके लिखोगे निर्माण प्रक्रिया, किस प्रकार इसका निर्माण हुआ। उसके बाद इसके लिखोगे चरण, पहला चरण और दूसरा चरण। पहले चरण में केवल इतना ही हुआ था कि जो बीकानेर लूणकरण से जो लिफ्ट नहर थी, जिसको वर्तमान में कमरसेन लिफ्ट नहर बोलते हैं, वो ही बनी थी। उसके बाद इसके कहां से निकलती है, इसका उद्भव लिखेंगे, इसका उद्देश्य लिखेंगे, इसकी शाखाएं लिखेंगे, इसकी लिफ्ट नहरें लिखेंगे और इनका जो फायदा है वो कितने जिलों को मिल रहा है? 9 जिलों को। तो ये बात भी आप इसमें लिख सकते हैं। इस प्रकार इस सिंचाई और पेयजल के अंतर्गत आपकी इंदिरा गांधी जो नहर है वो कंप्लीट हो गई। अब हम अगली परियोजना पर चलते हैं और अगली परियोजना का जो नाम है वो है माही बजाज सागर परियोजना। अब इसमें हम दूसरी परियोजना पढ़ रहे हैं, माही बजाज सागर परियोजना। इस प्रकार आपको हेडिंग लिखनी है। अब इसमें भी हम ये देखेंगे कि इसका विकास कितने चरणों में हुआ, इसका उद्भव कहां से होता है, किस प्रकार की इसकी प्रक्रिया है, उसका हम अध्ययन करते हैं। ये जो परियोजना है ये पहले तो हम देखते हैं किस नदी पर है। तो नदी का जो नाम है वो नाम है माही नदी। क्या नाम है? माही नदी। अब हमें ये देखना है ये किन राज्यों के अंतर्गत है। तो इसमें पहला राज्य है गुजरात और दूसरा राज्य है
राजस्थान। तो आपसे ये पूछे माई विद्यासागर परियोजना किस नदी पर, माही नदी पर, किन राज्यों में, गुजरात और राजस्थान में। देखिएगा यहां पर ये जो परियोजना है माई नदी पर बनाई गई, इस परियोजना पर जो अनुबंध हुआ था, अनुबंध मतलब जो समझौता हुआ था, जो बातचीत हुई थी किन राज्यों के मध्य, गुजरात और राजस्थान के मध्य, वो हुई थी 1966 में। कब हुई थी? 1966 में। और इसको केंद्र सरकार की तरफ से, किसकी तरफ से? केंद्र सरकार की तरफ से स्वीकृति कब मिली थी? 1971 में। स्वीकृति, अगर आपसे स्वीकृति पूछे तो आएगी 1971। अगर इस पर कार्य कब प्रारंभ हुआ तो वो आएगा 1972-73। अगर आपसे ये पूछे कि इस पर सिंचाई प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई तो वो हुई थी 1983 में। और सिंचाई प्रक्रिया इसमें किसके हाथों से हुई, यानी किसने स्टार्ट की, किसने शुरू की, तो उसका नाम आएगा इंदिरा गांधी। ये उस वक्त अपने देश की क्या थी? प्रधानमंत्री। अब देखिएगा एक बात दोबारा है, माई विद्यासागर परियोजना किस नदी पर है? आपका आंसर क्या आना चाहिए? माई नदी। किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? गुजरात और राजस्थान की। अगर आपसे पूछे इसमें सिंचाई प्रक्रिया कब शुरू हुई? 1983 में। किसने की? इंदिरा गांधी ने की। इस पर दोनों राज्यों के मध्य समझौता कब हुआ? 1966 में हुआ। इसको स्वीकृति कब मिली केंद्र सरकार की? 1971 में। इसने कार्य कब प्रारंभ किया? 1972 और 73। अब देखते हैं इसका जो विकास है वो 3 चरणों में हुआ। कितने चरणों में हुआ? 3 चरणों में। आपसे केवल पूछ लेता है छोटा प्रश्न कि माई विद्यासागर परियोजना का विकास कितने चरणों में हुआ, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? 3 चरण आने चाहिए। अब एक बार हम इसको आगे मैप पर समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि केवल मैप में ये पूछ लेता है। इस प्रकार का अपना ये राजस्थान का मैप है। इसमें ये देखो, ये माई नदी यहां गुजरात से निकलती है। कहां से निकलती है? गुजरात से। और ये इस प्रकार वापस दक्षिण से उत्तर और उत्तर से वापस फिर दक्षिण में। और यहां कहां पर गिरते हैं? ये खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये जो है ये यहां पर, तो इसके अंतर्गत राजस्थान के 2 जिले आते हैं। इधर तो ये आ गया कौन सा? बांसवाड़ा। कौन सा आ गया? बांसवाड़ा। और इधर ये कौन सा आ गया? डूंगरपुर। और ये दोनों जिले हैं, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ये आदिवासी जिले हैं। तो अगर मैप में पूछे तो इस प्रकार आपको ये बनाना है। और आपको वहां पर ये नाम लिखने की आवश्यकता नहीं, ये मैं समझाने के तौर पर बता रहा हूं, क्योंकि वहां मैप में आएगा तो उसमें नाम आएगा माई विद्यासागर परियोजना। तो इस प्रकार आप ये बनाकर इसमें आप वहां आपको दर्शाना क्या है? माही विद्यासागर परियोजना, ये नाम लिखना है। ये चीजें लिखने की आवश्यकता नहीं, ये समझाने के तौर पर आपको बताई गई। तो इस प्रकार ये माही विद्यासागर परियोजना है। अब देखो इसके अंतर्गत 2 बांध बनाए गए हैं। इसके अंतर्गत 2 बांध बनाए गए हैं। ये इस प्रकार आती है। एक तो है यहां पर गुजरात में, जिसका नाम है खडाना बांध। यहां पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, और हुए भी हैं और होंगे भी। यदि वो हमसे पढ़ेंगे तो कभी कंफ्यूज नहीं हो सकते। देखो खडाना बांध ये पूर्णतः गुजरात सरकार का बांध है। इस पर जो 100% है वो है गुजरात का। और ये माई विद्यासागर परियोजना के 3रे चरण में बनाया गया था। कौन से चरण में बनाया गया था? 3रे चरण में बनाया गया था। और ये है कहां पर? गुजरात के अंदर। जिला है माही सागर।
जिले का क्या नाम है? महिसागर जिला है और गांव है राजपुरा। माई बजाज सागर परियोजना के तीसरे चरण में खडाना बांध का निर्माण किया गया। 100% गुजरात सरकार का है और गुजरात में ये महिसागर जिले में राजपुरा गांव में बनाया गया है। उसके बाद हम ऊपर आते हैं तो यहां पर ये जो बांध है इसका नाम है माही बजाज सागर बांध। क्या नाम है? माही बजाज सागर बांध। ये जो बांध है ये बांध है अपने राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान में। राज्य राजस्थान, जिला बांसवाड़ा। जिले का क्या नाम है? बांसवाड़ा। अगर तहसील आपको पता है तो तहसील भी लिखिए बोरखेड़ा। तहसील का नाम क्या लिखोगे? बोरखेड़ा। अगर गांव का नाम आपको याद है तो गांव का नाम लिखिए यहां पर लुहारिया। अब देखो, आपसे ये पूछे कि माई बजाज सागर बांध कहां पर है, एक नंबर का प्रश्न आता है। आप लिख देते हो बांसवाड़ा, उम्मीद करते हो कि हाँ हमारा सही है, हमें एक नंबर मिलेगा। लेकिन ये डिपेंड किस पर करता है? चेक करने वाले पर करता है, क्योंकि अगले बंदे ने पूरी डिटेल दी है भाई, वो पागल थोड़ी है। आप ऐसे लिखते हो बांसवाड़ा, तहसील बोरखेड़ा और गांव का नाम है लुहारिया, तो आप एक नंबर ले गए। और ऐसे विद्यार्थी अन्य विद्यार्थियों से हटकर पढ़ते हैं, अच्छी तरह पढ़ते हैं, वो सही मायने में 100% नंबर प्राप्त करते हैं। आप इधर उधर सुन लेते हो, किताब में जल्दबाजी में आप पढ़ लेते हो कि भाई माई बजाज सागर बांध कहां पर है? बांसवाड़ा में है, कर देते हो। और 90% बच्चे ऐसा ही करते हैं, वो इस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं। उनको ऐसी चीजों को उठाना है। सारे विद्यार्थी किस प्रकार चल रहे हैं हमें ये नहीं देखना है, हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। क्यों? क्योंकि दिमाग में बड़ी ताकत होती है। तो आपने ये देखा, ये जो माही बजाज सागर बांध है, ये बांध इस परियोजना के प्रथम चरण में बनाया गया था। किस चरण में बनाया गया था? प्रथम चरण में बनाया गया था। इसके बाद इसे ऊपर की ओर डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा पर यहां पर एक कागदी पिकअप बांध भी बनाया गया है, जिसका निर्माण इसके दूसरे चरण में हुआ था। किस चरण में हुआ था? दूसरे चरण में। कागदी पिकअप बांध डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा पर है। ये जो बांध है, इस बांध से 2 नहरें निकलती हैं। कई बार पूछ लेता है कितनी नहरें निकलती हैं? 2 नहरें। जो दाई नहर है उसका नाम है भीखाबाई सांगवाड़ा नहर। और जो दूसरी नहर है जिसको हम बाई नहर भी कह सकते हैं, उसका नाम है आनंदपुरी नहर। क्योंकि जब फसल को पानी मिल जाता है, पीने को अच्छा शुद्ध पानी मिल जाता है, तो क्या अनुभव होता है? आनंद अनुभव होता है। उसी प्रकार कागदी पिकअप बांध मई नदी पर बनाया गया है। इसके अंतर्गत कितनी नहरें निकाली गई हैं? 2 नहरें निकाली गई हैं। एक तो है आनंदपुरी नहर जो इसके बाईं तरफ है, और इसकी जो दाईं तरफ है उस नहर का क्या नाम है? भीखाबाई सांगवाड़ा नहर। तो एक बार दोबारा देखिए, अगर मैप में आपसे पूछे तो इस प्रकार आपको बनाना है और आपको यहाँ लिखना है माई बजाज सागर बांध, बस इतना है। अगर आप इसका वर्णन कर रहे हैं तो इस प्रकार आप खडाना बांध, उसके बाद माई बजाज सागर बांध, उसके बाद आपका कागदी पिकअप बांध। अब देखिए, आप यहाँ पर एक चीज नोट करिएगा, कई बार प्रश्न पूछता है 2000 पीछे आया था आपका 19 में, कागदी पिकअप बांध से आप क्या समझते हैं? 1 नंबर का प्रश्न आया था, कागदी पिकअप बांध से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है
मुख्य बांध के अतिरिक्त जल को रोककर बनाया गया बांध क्या कहलाता है? पिकअप बांध या कार्बी पिकअप बांध कहलाता है। यानी मुख्य बांध, माइबजा सागर यहाँ पर मुख्य बांध है। इसमें कई बार क्या होता है, बारिश अधिक होती है, तेज होती है, जल का जो ग्रहण क्षेत्र है वो ज्यादा होता है। उस अतिरिक्त जल को रोकने के लिए इस बांध का क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। अब देखिए कई बार पूछ लेता है कि राजस्थान में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के लिए कौन सा बांध काम करता है? माइबजा सागर बांध काम करता है। माइबजा सागर बांध के अंतर्गत राजस्थान के किस जिले को सबसे ज्यादा फायदा हुआ? उस जिले का नाम क्या है? बांसवाड़ा। बहुत बार आते हैं, ऐसे छोटे प्रश्न आते हैं, आएंगे भी। यानी माइबजा सागर बांध से राजस्थान के किस जिले को सबसे ज्यादा फायदा होता है? उसका नाम है बांसवाड़ा। माइबजा सागर ये जो परियोजना है, इसमें अगर आपसे पूछे कि राजस्थान का कितना हिस्सा है, तो आपको लिखना है 45%। कितना लिखना है? 45%। और गुजरात का पूछे आपसे तो गुजरात का कितना बच गया? 55%। अब आगे देखिएगा, इसमें एक चीज और पूछता है कि माइबजा सागर ये जो परियोजना है, इससे कुल कितनी भूमि है वो सिंचित होती है? तो इसमें कुल भूमि जो सिंचित होती है वो है 84,707 हेक्टेयर क्षेत्र। ये लाखों में चलता है भाई, यहां ध्यान रखना। 84,707 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में इस परियोजना से क्या हो रही है? सिंचाई हो रही है। ये भी कई बार पूछता है। अब एक चीज और रहेगी आपकी इसके अंदर, आपको यहां 3 डेट ध्यान में रखनी है। एक तो आपको रखनी है 1986, एक आपको रखनी है 1989 और एक आपको रखनी है वर्तमान। ये 3 चीज आपको ध्यान में रखनी है। कई बार पूछ सकता है कि माइबजा सागर परियोजना के अंतर्गत 1986 में कितनी मेगावाट बिजली उत्पन्न होती थी? तो दूसरा आपसे 89 वाला भी पूछ सकता है और तीसरा आपसे ये वाला भी पूछ सकता है। तो 1986 में थी 50 मेगावाट। कितनी थी? 50 मेगावाट। और 1989 में ये बढ़कर कितनी हो गई? 90 मेगावाट। और वर्तमान में ये बढ़कर हो गई 140 मेगावाट। ये चीज और आपको क्लियर करने के लिए पूछ लेता है। और अगर नहीं भी पूछता है तो आप जब इसका विस्तार से वर्णन करते हैं, टिप्पणी में भी ये आ जाता है, तब भी आप ये इस प्रकार लिखकर एग्जामिनर को प्रभावित कर सकते हैं। क्योंकि 100% नंबर लाने वाले बच्चे हैं वो उसी प्रकार से तैयारी करते हैं। क्योंकि कई महानुभाव तो ऐसे होते हैं जो रट्टा मारते हैं, चले जाते हैं कि हमें तो पास होना है। अरे भाई, जब डूब ही रहा है तो इस प्रकार डूब कि दुनिया तेरे को देखे। तो 1986 में माइबजा सागर परियोजना से 50 मेगावाट बिजली उत्पन्न होती थी। फिर ये 89 में बढ़कर 90 मेगावाट हो गई और आज के समय वर्तमान में ये 140 से अधिक मेगावाट बिजली उत्पन्न करती है। और इसके तहत कितने विद्युत ग्रह बनाए गए हैं, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके तहत 2 विद्युत ग्रहों का क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। और इसके तहत कितनी नहरें निकाली गई हैं, तो भी आपका आंसर क्या आना चाहिए? 2 ही आना चाहिए। जो 2 नहरें मैंने आपको बेकाबाई सांगवाड़ा नहर, आनंदपुरी नहर बताया था, और ये 2 ताप विद्युत ग्रह बांसवाड़ा और माई सागर में है। इस प्रकार आप माइबजा सागर परियोजना का वर्णन कर सकते हैं। यह इससे छोटा प्रश्न आता है वो भी आप आसानी से दे सकते हैं। आपके 12th कोर्स के हिसाब से इस पार्ट की लास्ट एक और बच गई परियोजना, उसका नाम है चंबल
परियोजना, उस पर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।